Jai Gurudev friends, class 10. So today's our topic is resource planning in India. यानी हम भारत में अब बात करेंगे रिसोर्स प्लानिंग की. So resource planning is a complex planning which involves रिसोर्स प्लानिंग एक प्रकार की बहुत ही कॉम्प्लेक्स यानी कठिन प्रक्रिया होती है. सो जिसमें कि क्या शामिल होते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्स को पहले पहचानना, उनकी लिस्ट तैयार करना अक्रॉस द रीजन, पूरे क्षेत्र में, देश के हर क्षेत्रों में, यानी हर राज्यों में कितने कैसे रिसोर्स पाए जा रहे हैं उनकी पहचान करना और उनकी लिस्ट तैयार करना. दूसरा फिर क्या स्टेप अपनाते हैं, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. और इसके साथ ही एक हमें प्लानिंग का एक स्ट्रक्चर तैयार करना होता है. अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, एक उचित टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्किल, कुशलता और इंस्टीट्यूशनल सेटअप, और उसके लिए कुछ हमें इंस्टीट्यूशंस, कुछ संस्थाएं बनानी होती हैं फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, जो कि हमारे रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को कार्यान्वित करें, उनको बेहतर तरीके से मैनेजमेंट संभालें. तो और क्या करते हैं हम रिसोर्स प्लानिंग में, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान. और हम पूरे ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट जो प्लान चला रहे हैं उससे हम रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को मैच कराते हैं, मिलाते हैं, जिससे हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट कंट्री का पता चलता है. अब यहाँ पे हम बात करते हैं लैंड रिसोर्स. तो जैसा कि तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे लैंड रिसोर्स, लैंड यूटिलाइजेशन, भूमि का उपयोग. तो फॉरेस्ट देखा जाए तो हमारा टोटल पूरे भारत में फॉरेस्ट का जो एरिया है 22.78% है. ये लगभग 2012-13 का डेटा है. एंड बैरन एंड वेस्टलैंड, बैरन लैंड एंड वेस्टलैंड क्या होती है, जिससे किसी प्रकार की कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा है. और इसी प्रकार एरिया अंडर एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर एरिया में जिनका एग्रीकल्चर में यूज़ नहीं हो रहा है वो 5.57%. तो इसी प्रकार ये तुम लोग लिस्ट देख रहे हो यहाँ पे. तो इसमें अब हम यहाँ पे जो बात करेंगे, पहले तो नेट शोन एरिया और फैलो लैंड, इनकी बात करते हैं. तो नेट शोन एरिया क्या है इसको हम देखते हैं. तो यहाँ पे नेट शोन एरिया की बात करें तो यहाँ पे नेट शोन एरिया क्या होता है. तो नेट शोन एरिया इज द एरिया actually available for cultivation in 2012-13 एंड से, यानी नेट शोन एरिया इज 46.24%, इतना था. तो नेट शोन एरिया होता है ये हमारा टोटल एक्चुअली जितने एरिया में हम कल्टीवेशन करते हैं. ऐसा तो हमारे पास बहुत एरिया ज़्यादा है लैंड का, ज़मीन का, लेकिन उस पर हम कितनी एरिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं वो हमारा कहलाता है नेट शोन एरिया. इसके बाद हम बात करते हैं ग्रॉस शोन एरिया. ठीक है, ग्रॉस शोन एरिया में हम बात करेंगे व्हेन सेम एरिया इज प्लग्ड मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर. जब वही एक एरिया एक बार से ज़्यादा एग्रीकल्चर ईयर में कितनी बार उसमें प्रोडक्शन किया गया, जैसे एक साल में हम देखा जाए तो वीट और राइस, दो तरह की प्रोडक्शन ये नॉर्मली करते हैं. तो इस तरह ये हमारा टोटल ग्रॉस शोन एरिया कहलाएगा. ठीक है. सो इसी प्रकार मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर इट इज़ रिफर्ड टू एज अ ग्रॉस शोन एरिया. तो यानी इस तरह हमारा ये कहलाता है ग्रॉस शोन एरिया. इसके बाद अब यहाँ पे हम बात करते हैं फैलो लैंड की. ये क्या होते हैं इसमें आओ देखते हैं. तो जैसा कि तुम लोग स्क्रीन पे इसमें देख पा रहे हो, इट इज़ अ फैलो लैंड, यानी जो ज़मीन को, अब इसको अगर शॉर्ट में हम कहते हैं तो इट इज़ अ एग्रीकल्चर लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर few months or to few years for
रिगेनिंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी ऐसा एग्रीकल्चर लैंड जिसको हम कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई प्रोडक्शन नहीं करते हैं, तो जिससे कि उसकी सॉइल की फर्टिलिटी उस एरिया की, उस प्लॉट की वापस आ जाए, तो इसे हम कहते हैं फैलो लैंड। तो परसेंटेज ऑफ फैलो लैंड इज डिक्लाइनिंग बिकॉज गवर्नमेंट एंड फार्मर्स आर मेकिंग एफर्ट टू कल्टिवेटेड देम बाई, और परसेंटेज जो है फैलो लैंड का वो कम होता जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट और फार्मर जो हमारे मिलकर प्रयास कर रहे हैं टू कल्टिवेटेड देम, जिसको कि हम कल्टिवेट किया जाए बाई एक्सपेंडिंग इरिगेशन फैसिलिटी। हम क्या करते हैं कि इरिगेशन फैसिलिटी में सुधार ले आते हैं, और देखा जाए क्या एडॉप्टिंग क्रॉप रोटेशन और यूजिंग मेजर्स एंड फर्टिलाइजर। तो ये 3 हम प्रक्रिया अपनाते हैं जिससे हमारे फैलो लैंड में कमी आ रही है। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। तो इस तरह, तो बच्चों इसके बाद आगे हम देखते हैं हमारा जो था इसमें जो था लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। हम बात करेंगे लैंड डिग्रेडेशन, जो भूमि की गुणवत्ता कम होती चली जा रही है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, कैसे इसको बचाया जाए ये भी इसमें देखेंगे। सो व्हेन अ लैंड इज नॉट यूज एनी एक्टिविटी, अनफर्टाइल लैंड आर कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन। तो इसे हम कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन, ऐसी ज़मीन जिसका हम किसी प्रकार में कोई उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जो कि बेकार पड़ी है। अब ये कंजर्वेशन मेजर्स ऑफ सम डिग्रेडेशन, हम इसको कैसे बचाएं? तो सबसे पहला तो है एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट। कुछ हद तक हम एफॉरेस्टेशन, पेड़ों को लगाना, और प्रॉपर मैनेजमेंट जो ग्रेजिंग का है, जो जानवर आते हैं उसमें पेड़ पौधों को जो खा लेते हैं, तो इससे थोड़ा बचाने के लिए इस तरह का मैनेजमेंट कुछ करना है। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेड्स ऑफ प्लांट कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, हम शेल्टर बेड्स बनाएं कुछ, जिससे कि प्लांट के ऊपर की ग्रेजिंग से वो बच जाएं, उनको जानवर जो है, एनिमल जो उसको न खाएं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सैंड ड्यून्स, और सैंड ड्यून्स जो होते हैं उसको बचाने के लिए बाई ग्रोइंग हार्नी ब्रुशेस, झाड़ियाँ लगवाएं, कटीले पौधे लगवा दें, जिससे कि आसपास का एरिया प्रोटेक्टेड हो सकता है। हम लैंड डिग्रेडेशन बचा सकते हैं, क्योंकि बारिश के कारण क्या होता है कि जहाँ पे पेड़ पौधे कम होते हैं उनकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो पूरी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट सॉइल के वास्ट हो जाते हैं, धुल के बह जाते हैं। तीसरा तरीका हम क्या अपना सकते हैं? कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी, हम माइनिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करके प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंसेस, जो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस होते हैं इसको हम कंट्रोल करके हम जो है लैंड डिग्रेडेशन को बचा सकते हैं। क्योंकि जो इंडस्ट्रियल से गंदा पानी निकलता है वो खेतों में बहा देते हैं, ज़मीनों में बहा देते हैं, तो जिससे कि वो भूमि जो लैंड होती है उसकी फर्टिलिटी पूरी तरह से ख़राब हो जाती है और वो बैरन लैंड कहलाती है। तो बच्चों आज के लिए टॉपिक इतना ही, बाकी का चैप्टर कल। जय गुरुदेव।